हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जिसने हमारा लेक्चर नंबर दूसरा नहीं देखा है वो आप कृपया करके देख लीजिए। तो चलिए हम चलते हैं आज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे क्या बोलता है ये लॉ देखते हैं ना। देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है इस तरह से, ओके। और एक वेक्टर ऐसा है, ए वेक्टर है ना, ये है बी वेक्टर। और हमें दोनों को ऐड करना है और इनके बीच का एंगल थीटा है। हमें दोनों को ऐड करना है, तो कैसे ऐड किया जाए। देखिए, इस ए बी वेक्टर को हम चाहें तो पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, इस बी को उठाकर यहाँ पे ला सकते हैं पर, है ना। तो हमने क्या किया, इस बी को उधर पैरेलल शिफ्ट कर दिया सर। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, इस बी को मैं यहाँ पर शिफ्ट कर सकता हूँ बी वेक्टर इस तरह से, है ना। इस तरह से। और अब ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा, ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा 100%, ओके। और हमने ऐसा बोला कि दिस इज ए वेक्टर एंड इसकी मैग्नीट्यूड ए है और इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, बी है, ऐसा हमने बोल दिया। अब हमें दोनों को ऐड करना है, तो ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर। अब दोनों को ऐड करना है तो हमें पता है ट्रायंगल ऑफ एडिशन से, ये है टेल और ये है हेड, ये है टेल बी का और ये हेड बी का। अब दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपको यहाँ से ये मिलेगा आपको रिजल्टेंट अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। इसको हमने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बोल दिया है, ठीक है। अब इसमें कहानी क्या है, कहानी ये है कि हमें इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी होती है। जो आर वेक्टर दिख रहा है आपको ब्लैक, इसमें बनाया मैंने ये आर वेक्टर वाला, इसको इसकी जो मैग्नीट्यूड लंबाई है, इसकी लेंथ, ये लेंथ चाहिए मुझे एक्चुअली में, है ना। तो कैसे लेंथ निकालें, देखते ध्यान से। ये हमारा ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। तो हमने क्या किया कि सपोज़ यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, इस तरह से। दिस इज़ 90 डिग्री। तो आप ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल में जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पर, अभी इसको मैं था बाहर बनाया हूँ यहाँ पर, है ना, समझने के लिए आपको। तो ये हमारा था बी वेक्टर, मतलब इसकी मैग्नीट्यूड बी है, बिल्कुल मैग्नीट्यूड बी है, ये थीटा एंगल है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये हमारा है बी कॉस थीटा। कैसे है अभी दिखाता हूँ मैं करके आपको। मान लीजिए एक्स ये वाई है सपोज, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि कॉस थीटा इजिकल टू एक्स बाई बी इजकल बेस बाई हाइपोटेन्यूज, है ना। तो यहाँ से एक्स बोल सकते हैं बी इंटू कॉस थीटा, ठीक है। इसलिए मैं इसको लिख दिया हूँ बी इंटू कॉस थीटा। देखिए इस तरह। उसी प्रकार हम ध्यान से देखें तो मैं साइन थीटा बोल सकता हूँ वाई बाई बी, बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो यहाँ से हमने वाई को बोल दिया बी साइन थीटा, है ना। बाई बाई बी क्यों बोला मैंने, हाइट बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया हमारा, देखिए छोटा सा डिस्टेंस हमने अगर बनाया यहाँ पर, तो ये लेंथ हो गया बी कॉस थीटा और ये लेंथ क्या हो गया, बी साइन थीटा, है ना। अब जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है सामने, ये ट्रायंगल, ये पूरा ट्रायंगल देखिए, ये वाला ट्रायंगल, ये है ना। ये ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, बिल्कुल, है ना। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं ऐसा बोलूँ आपको अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, कि ये अगर मान लेते हैं कि इसकी लंबाई जो आपको दिख रहा है ना, इसकी लंबाई मान लेते हैं आर है, तो मैं आर को बोल सकता हूँ, देखिए आर को बोल सकता हूँ अंडर रूट ए प्लस बी कॉस थीटा, मतलब पूरा लेंथ यहाँ तक, है ना। ए प्लस क्या है, बी कॉस थीटा है, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, हाइट कितनी है इसकी, बी साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए, दिस इज सिंपल पाइथागोरस थ्योरम, इसको अब सॉल्व करना पड़ेगा। आर की लंबाई निकल जाएगी, जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी लंबाई निकल जाएगी। यहाँ लगाएंगे अपन ए प्लस बी का होल स्क्वायर इधर, तो लगाते हैं, यहाँ पे होगा ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना, सॉरी इसका 2ab छूट गया, 2ab इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दो टर्म से देखिए, हम अगर बी स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो वहाँ से जो बन के आ रहा है हमारा, देखिए फाइनली वो आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों से इसमें कॉमन निकाल लिया हमने बी स्क्वायर और बन के अंदर में 1, ठीक है। फिर लास्ट में क्या बचेगा 2ab कॉस थीटा। ये हमारा रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है, मतलब इसकी जो लंबाई है ना, जो लंबाई आप देख रहे हैं प्लेक्स जो मैंने बनाया है, इसकी लंबाई कितनी होगी, दिस इज मैग्नीट्यूड ओके ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। और इसको हम ऐसा बोल सकते थे, आर वेक्टर बोल दीजिए आप, या आर बोल दो, या तो आप ऐसा बोल सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस तरह से बोल सकते हैं ना। दिस इज ऑल आर सेम थिंग। इसको हमने क्या निकाला, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये आपको समझना पड़ेगा, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, इसी से हमारा सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इस पर क्वेश्चन, मतलब इस पर केस देखते हैं। पहले नंबर 1 केस देखते हैं। सपोज हमने आपको ऐसा बोला कि मान लेते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर है, इस तरह का है, ए वेक्टर इधर ये और इधर ही बी वेक्टर है, दोनों आपस में कैसे पैरेलल वेक्टर्स हैं। इनके बीच में कितना एंगल हो गया, 0 डिग्री एंगल हो गया। तो और इनको ऐड करेंगे, इनका अगर रिजल्टेंट निकालते हैं, मतलब हमको क्या निकालना है, ए प्लस बी को ऐड करेंगे, जैसे रिजल्टेंट वेक्टर है ना। तो सिंपल कैसे ऐड करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास है, लिखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड वाट इज कॉस थीटा की वैल्यू, अगर थीटा 0 डिग्री है तो कॉस थीटा कितनी हो जाएगी 1, है ना। तो आप ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ ए अंडर रूट ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो क्या आएगा ए प्लस बी। यानी कि आप अगर इन दोनों वेक्टर को जोड़िएगा ना, अगर कहीं भी आपको दिख जाए कि दो वेक्टर पैरेलल हैं, ठीक है, इस तरह से, तो आप इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर किधर बनाना है, क्या होना चाहिए मैग्नीट्यूड हमारे पास, इसका होना चाहिए मैग्नीट्यूड ए प्लस बी। और जब दोनों को जोड़िएगा तो ये मिलेगा आपको ए प्लस बी वेक्टर, इस तरह से। दोनों जोड़ने के बाद डायरेक्शन दोनों का इधर ही होना चाहिए, ठीक है। केस नंबर दूसरा देखते हैं। इसमें एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, जैसे मान लीजिए सपोज हमारे पास एक सरफेस है, एक वो हमने ब्लॉक रखा है इस तरह से, ठीक है, दिस इज ब्लॉक। मान लेते हैं इस बॉडी पर कोई बॉडी से रख दिया है, ठीक है। मान लीजिए इधर लग रहा है फोर्स 10 न्यूटन फोर्स, ये फोर्स है, और फोर्स का सा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। और इधर लग रहा है मान लीजिए 4 न्यूटन, सपोज दो फोर्स लग रहा है, यहाँ पे F1 ये F2। तो सॉरी इसको इधर बनाता हूँ मैं, एक और इधर लग रहा है ना, दो फोर्स लग रहा है इधर ही, F2 लग रहा है, मान लीजिए 4 न्यूटन इधर ना इधर। तो ध्यान से देखिए दोनों वेक्टर आपस में कैसे पैरेलल वेक्टर्स हैं, ओके। तो हम और इन दोनों को जोड़ेंगे तो सिंपल हम दोनों को सिंपल ही, आपको अगर रिजल्टेंट निकालना है इस ब्लॉक पर नेट फोर्स कितना आया, मतलब नेट वेक्टर एडिशन करना है आपको, तो हम क्या करेंगे, सिंपल दोनों फोर्स को ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमने क्या देखा सिंपल ऐड करना होता है। तो दिस इज रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड, आप दोनों को ऐड कीजिएगा तो एफ नेट कितना आएगा, F1 प्लस F2, दोनों वेक्टर पैरेलल था, कितना आ गया 14 न्यूटन। तो दिस इज, अच्छा बात ये हुई कि दिस इज रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड। अब रिजल्टेंट वेक्टर है किधर, है ना। तो सिंपल सी बात है, आप अगर ए वेक्टर को जोड़ा आपने, देखो ध्यान से इधर बी वेक्टर के साथ, तो दिस इज ए प्लस बी वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है ए और बी के डायरेक्शन में आ जाता है, तो सिंपल सी बात है, इधर होगा रिजल्टेंट वेक्टर दैट इज 14 न्यूटन, ओके। दिस इज
एफ नेट ऐसे निकालना होता है। दिस इज द वेक्टर एडिशन इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, चलिए सेकंड केस देखते हैं हम, है ना। केस नंबर 2 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। केस नंबर 2 देखते हैं ना, केस नंबर 2 देखते हैं। मान लेते हैं हम कि हमारे पास दो वेक्टर है इस तरह से हैं, एक ए वेक्टर इधर है और एक बी वेक्टर इधर है। इधर मान लीजिए दोनों आपस में कैसे एंटी पैरेलल वेक्टर हो गया ना, तो थीटा कितना हो गया इनका, या थीटा हो गया 180 डिग्री, ठीक है। और आपको पता है कॉस 180 कितना होता है, दिस इज -1। ओके, अब हमें निकालना रिजल्टेंट वेक्टर कितना आएगा रिजल्टेंट। तो कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी अब -1, में थीटा कितना है 180 डिग्री है। तो यहाँ ध्यान से समझिए तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं, इस पूरे को लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, देन व्हाट इज रिजल्टेंट वेक्टर a माइनस, मतलब हमने अगर a b को जोड़ा तो इनका जो मैग्नीट्यूड, इस रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड वो कितना आ गया, a माइनस बी। ये ओके, आपको याद करना पड़ेगा ये। इस पर एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाक से। मान लीजिए कि हमने एक सरफेस लिया है, तुरंत सरफेस लिया और यहाँ पे एक ब्लॉक रख दिया, है ना। इधर लगा 10 न्यूटन फोर्स सपोज, इधर मान लेते हैं लगा 4 न्यूटन फोर्स, एंटी पैरेलल कर देना, ठीक है। दीज आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, है ना। तो अब इनका जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड आएगा आपके हिसाब से क्या बनाना चाहिए, घटाना पड़ेगा मुझे। तो ये बड़ा ये छोटा है, तो क्या आएगा F1 माइनस F2, बड़ा माइनस छोटा करना है, तो 10 माइनस 4 कितना हुआ 6 न्यूटन। तो रिजल्टेंट जो ब्लॉक पे लगा फोर्स वो कितना लगा भैया, वो लगा 6 न्यूटन। अब किधर लग रहा है ये, राइट में लगा या लेफ्ट में लगा, ठीक है। कैसे पता लगाएंगे, जो वेक्टर बड़ा होगा ना, देखिए ये बड़ा वेक्टर है, F1 बड़ा है किससे, F2 से, तो जो बड़ा वेक्टर होगा उधर ही होगा आपका रिजल्टेंट, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो 10 माइनस 4 6 न्यूटन का फोर्स इधर लगा, फिर एफ नेट, जिधर बड़ा फोर्स होगा उधर ही होगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, इस कॉमन सेंस वाली बात है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट केस पे। हमारा नेक्स्ट केस क्या है देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर हैं इस तरह से, है ना। और ये क्या है, इनके बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। ओके, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा ना वो उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस 90 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है कॉस 90, है ना। तो कितना आ रहा है अंडर रूट, ध्यान से देखा कितना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। अच्छा, बात इधर है आपकी, ये जो मैग्नीट्यूड निकाला आपने ये है किधर, है ना। समझते हैं बात को, देखिए मान लो कि हमने क्या किया, इस ए को पैरेलली शिफ्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बी वेक्टर और ये वेक्टर, अच्छा आप इसको और ऐसे मान लीजिए, ठीक है। मान लीजिए सपोज ये ए वेक्टर था, बी वेक्टर था, उसको मैंने तरह बना लिया। दिस इज रिजल्टेंट वन अकॉर्डिंग ट्रायंगल लॉ, है ना। ये टेल ये हेड, टेल ये हेड, देन व्हाट इज आर वेक्टर, ए प्लस बी, ये तो है कि नहीं। तो दिस इज आर वेक्टर, ऐसे इधर आएगा। मतलब अगर कोई दो वेक्टर आपस में पैरेलल हो जाए
मान लीजिए इस तरह से हो जाए पी वेक्टर, हो जाए क्यू वेक्टर, तो इधर कितना आएगा पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, दिस इज रिजल्टेंट वन। एंड व्हाट इज दिस मैग्नीट्यूड, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। आप इसको याद रखें, काम आएगा आपके लिए, ठीक है। ओके, चलिए और भी समझते हैं इसमें चीज़ें को। मान लेते हैं कि सपोज जो हमने अभी प्रूफ किया जस्ट आपको, रिजल्टेंट वेक्टर ये वाला, इसको देखते हैं ना। अच्छा, दिस इज ए वेक्टर और ये वाला हमारा बी वेक्टर हो गया। तो जो रिजल्टेंट हमारा है यहाँ से पास हुआ है, ठीक है, इस रिजल्टेंट। कभी कभी क्या पूछता है वो कि जो आर वेक्टर है ना, वो ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, ए के साथ, जो हमारा ए वेक्टर नीचे है ना, उनके साथ बना लो सपोज अल्फा एंगल बना रहा है, अल्फा। तो पूछता है कि व्हाट इज टेन अल्फा, ठीक है। तो हम ट्रायंगल देख लेते हैं ये वाला। देखिए हमें एंगल निकालना है ये, तो ये आप ध्यान समझिए, ये ट्रायंगल दिखा क्या आपको, दिस राइट एंगल ट्रायंगल है ना। ओके, और उस राइट एंगल ट्रायंगल में आप ध्यान से देखिए तो टेन अल्फा कितना आएगा, हाइट बाय बेस, हाइट कितना हो गया बी साइन थीटा, ये दिस इज हाइट, ओके, दिस इज हाइट बी साइन थीटा अपॉन नीचे बेस, बेस कितना हो गया ए प्लस बी कॉस थीटा, दिस इज टेन अल्फा। इसे याद रखें, कभी कभी ये काम आता है सवालों में, ठीक है। ओके, जैसे मान लेते हैं अभी आपने जब जैसे दिखा था लास्ट में, देखिए लास्ट केस ये वाला भी है ना, ये तो हमारा ये जो अभी देखा था आपने यहाँ पर, इसको मैं फिर से बना लेता हूँ। ये था हमारा ए, बी वेक्टर मान लेते हैं इसको, ये हमारा ए वेक्टर था सपोज, है ना। तो हमारा जो रिजल्टेंट आया था कहाँ से आया था, देखिए बात एक बात और यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको कि जो रिजल्टेंट होता है ना, इनके कहीं बीच से आएगा इधर इधर, है ना। या तो ऐसा हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ से पास किया है रिजल्टेंट वेक्टर, अल्फा एंगल है ना, तो ये अल्फ़ा निकालना होता है। अल्फ़ा कैसे निकलेगा, देखिए अभी इस केस में वर्स्ट अल्फ़ा एक के साथ बना एंगल ना, फॉर्मूला क्या है बी साइन थीटा, ये है हमारा थीटा, थीटा कितना है 90 डिग्री। तो हमने लगाया बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, वाट इज साइन थीटा 90 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ओके। ए अपॉन अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, वाट इज बी कॉस थीटा 0, तो कितना आ रहा है हमारा बी बाई इस तरह से। तो एक बात ध्यान रखें आप यहाँ पर कि जब भी कोई ट्रायंगल, मतलब जब भी दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो जाए और हमारा रिजल्टेंट का एंगल पूछा जाए ए के साथ, तो कैसे लिखेंगे, सिंपल सी बात है। ये हाइट में देखो मैंने बेस किया है, दिस इज हाइट, दिस इज बेस, कैसे देखिए ये हमारा हाइट हो गया और ये हमारा क्या हो गया बेस हो गया। इसको आप चाहो तो यहाँ पर भी शिफ्ट कर सकते थे ना अपन अभी, देखिए जैसे मान लीजिए बी यहाँ पे था, तो हम यहाँ पे बी ला देते हैं इस तरह से, बी वेक्टर, ये हो गया हाइट और ये क्या हो गया हमारा बेस। तो सिंपल सा एंगल टेन अल्फा कितना हो गया, हाइट बाई बेस। तो ये देखिए ये वाला चीज़ देखिए, मैंने बोला आपको कि ये वाला पी वेक्टर है और ये वाला क्या है क्यू वेक्टर है सपोज, है ना, और दिस इज आर वेक्टर, और मुझे चाहिए ये एंगल चाहिए टेन अल्फा। तो वाट इज टेन अल्फा की वैल्यू, है ना, सिंपल, ये हाइट और यह बन जाएगा नीचे में बेस, पी बाई क्यू डायरेक्ट। या मुझे बोले ये एंगल चाहिए, मान लो ये एंगल बीटा है, तो वाट इज टेन बीटा। अब ये एंगल पकड़ोगे तो ये बेस बन जाएगा ना, और ये हाइट बन जाएगा इधर वाला, ठीक है, दिस बिकम बेस और दिस बिकम हाइट, देन वाट इज टेन बीटा क्यू बाई पी, सिंपल सी बात है, ओके। ये याद रखिए, काम आएगा आपको, ठीक है। चलिए एक बार फिर इसको देखते हैं, इस डायग्राम को देखिए। इसमें हमने क्या देखा कि हमारे पास ये ए वेक्टर था और हमारे पास ये बी वेक्टर था, तो इनका रिजल्टेंट जो होता है ना, इनके बीच से कहीं ना कहीं पास, मतलब मान लो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आपको कि ये ए वेक्टर है और ये हमारे पास बी वेक्टर है सपोज, इनके बीच का हमारा थीटा एंगल है। तो आर जो होता है ना, आर वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, ये इनके बीच से कहीं पास करेगा, मतलब यहाँ से पास कर सकता है, यहाँ से पास कर सकता है, यहाँ से पास कर सकता है, यहाँ से पास कर सकता है आर वेक्टर। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आर वेक्टर यहाँ से पास कर जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। मतलब रिजल्टेंट वेक्टर दोनों वेक्टर के बीच से पास करता है। जैसे मान लो मैंने ऐसे बोला कि सपोज देखिए डायग्राम देखिए और
कि मैंने बोला भैया ए हमारे पास पी वेक्टर है, सपोज दिस इज़ पी वेक्टर एंड दिस इज़ क्यू वेक्टर, है ना, ऐसा करके मान लो कुछ एंगल थीटा है यहाँ पर इसके बीच में, तो इनको ऐड करेंगे ना तो इनका रिजल्टेंट जो आएगा वो कहीं ना कहीं इनके बीच से पास करने वाला है, और थीटा जो होना चाहिए पाई से कम होना चाहिए, ठीक है। तो या तो ये यहाँ से पास कर सकता है, या तो यहाँ से पास कर सकता है, या तो यहाँ से पास कर सकता है। ये ऐसा नहीं होगा कि रिजल्टेंट कहीं इधर से इधर से पास कर रहा है, दिस इज़ नॉट करेक्ट, ओके। इनके बीच से इनके पास करेगा, ओके। थीटा क्या होना चाहिए, पाई से कम होना चाहिए, ठीक है, 0 से ज़्यादा होना चाहिए और पाई से कम, इस तरह की बातें होती है। तो ऐसा अगर है तो हमारे पास जो रिजल्टेंट होगा दोनों के बीच से ही पास करेगा, ठीक है। तो हम मान सकते हैं कि हमारा रिजल्टेंट जो है सपोज यहाँ से ऐसे पास कर रहा है, इस तरह से पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड। एक और चीज़ देखते हैं, देखिए ध्यान से, मान लो कि सपोज हमारे पास ऐसा पी वेक्टर है और हमारे पास सपोज एक क्यू वेक्टर है, सपोज हम दोनों को ऐड करना है दो वेक्टर को, ठीक है। और इनके बीच का जो एंगल है ना वो 60 डिग्री है ना। और ऐसा मान लेते हैं कि इसकी जो मैग्नीट्यूड है, पी की मैग्नीट्यूड वो भी एक्स है और ये भी मैग्नीट्यूड इसकी एक्स है, दोनों के मैग्नीट्यूड एक्स मान लिया मैंने, ठीक है, एक्स यहाँ भी एक्स, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो जो रिजल्टेंट आएगा, मान लीजिए ऐसा रिजल्टेंट आएगा यहाँ से सपोज, तो ये रिजल्टेंट जो हुआ आर वेक्टर पी प्लस क्यू जो आया हमारे पास, ठीक है, जो भी आया, ठीक है, वो जो एंगल ही बना रहा है अल्फ़ा पी के साथ, इसका फार्मूला हमने अभी जस्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा रहा था, टेन अल्फा इजकल टू पी सॉरी बी साइन थीटा था ना। तो ये इसको ए मान सकते हैं अपन, ए वेक्टर, इसे क्या मान सकते हैं, बी वेक्टर। जिनके साथ एंगल निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, ए वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो फार्मूला था बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, बहुत बढ़िया। और बी की वैल्यू हो गई एक्स, क्योंकि बी कितना हो गया, ये वाला बी माना था इसको मैंने, इधर वाला को, तो बी की मैग्नीट्यूड भी एक्स है, एक्स साइन थीटा, साइन 30 डिग्री सॉरी साइन 60 डिग्री सॉरी साइन 60, ए भी एक्स है और बी भी एक्स है, कॉस 60। देन व्हाट इज साइन 60 की वैल्यू √3/2 एंड यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो कितना आएगा एक्स, यहाँ पे x/2 आ जाएगा, इस इज 1/2, ओके। तो कितना आ गया, √3x/2 अपॉन दिस इज कितना 3x/2, तो कुछ तो कट रहा है यहाँ से, x/2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ आएगा √3 ऊपर, यहाँ पे आएगा 3, तो कितना आएगा 1/√3, तो टेन अल्फा इज 1/√3, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 30 डिग्री, बिल्कुल, ठीक है। इसका मतलब कितना एंगल हो गया 30 डिग्री, ये भी कितना हो गया 30 डिग्री, क्योंकि दिस इज 60 डिग्री, तो हाफ हाफ एंगल ले लिया उसने। तो देखो इससे मैंने क्या समझा, मैंने ऐसा क्यों सवाल करवाया आपको अभी, क्योंकि इसमें कुछ समझाना था आपको यहाँ पे। मान लेते हैं कि इधर देखो, अगर मैं चाहता ना इस सवाल का आंसर बिना बनाए दे देता, ठीक है, एंगल निकाल लेता आसानी से, कैसे, तो मैंने क्या चीज़ समझा, देखिए मान लेते हैं कि सपोज ये 40 डिग्री है ना, और यहाँ पे एक वेक्टर है, ए वेक्टर है, मान लीजिए बी वेक्टर है सपोज, और दोनों का जो है मैग्नीट्यूड सेम है, सेम मैग्नीट्यूड एक्स एक्स। तो जो आर वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर जो पास करेगा ना, ये ए प्लस बी जो भी होगा, और एग्जैक्टली 20 डिग्री से पास करता है ना। आप समझ लें कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट उसके एकदम 20 से पास करेगा, हाफ हाफ एंगल ले लेगा वो, ठीक है, इस तरह से, अंडरस्टूड। ये आपको समझना पड़ेगा ढंग से। चलिए आगे देखते हैं, और मान लेते हैं कि ये ए वेक्टर है और ये मान लेते हैं बी वेक्टर है ना, ऐसे, और दिस इज रिजल्टेंट वन, ए प्लस बी वेक्टर है, ठीक है। अब मान लो कि ए का जो मैग्नीट्यूड है ना वो बी के मैग्नीट्यूड से बड़ा है, सपोज ऐसा मान लेते हैं, सपोज। अच्छा अगर इक्वल होता तो क्या होता बताओ, सपोज मैं बोलता अगर इक्वल होता तो क्या होता, ये पूरा एंगल मान लो थीटा होता तो कितना होता, ये θ/2 होता है, ये कितना θ/2 होता है, बिल्कुल, है ना। तो
अगर वैसा मान लेता हूँ कि मैं ये इक्वल नहीं है, ये ऐसा है, ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड नीचे वाला जो मैग्नीट्यूड है वो बड़ा है किससे, बी से, बी के मैग्नीट्यूड से। तो आप बोलिए यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सी बात है, क्या होने वाला है कि ये जो हमारा ए वेक्टर है ना, जो हमारा आर वेक्टर है, वो शिफ्ट हो जाएगा किधर, टुवर्ड्स ए, इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा। मतलब आपको ये सीखना यहाँ से क्या है कि जब जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है उधर ही रिजल्टेंट वेक्टर शिफ्ट हो जाता है। देखिए इसे इधर मुड़ के देखिए, है ना। अब मान लेते हैं कि उल्टा होता अगर खेल, और ऐसा होता जब मैं बोलता कि भाई बी का मैग्नीट्यूड जो है ज़्यादा है ए से, तो आर कहाँ जाता, ऊपर, ठीक है। तो जिधर होगा ज़्यादा मैग्नीट्यूड उधर ही आर शिफ्ट हो जाता है। इसके ऊपर एक सवाल करते हैं ना, चलिए एक सवाल करते हैं इसके ऊपर, है ना। मान लेते हैं एक, देखिए यहाँ पे ए वेक्टर इधर है, इस ए वेक्टर, यहाँ ए यहाँ बी वेक्टर, और ये हमारा मान लीजिए इस रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी इधर दिया हुआ है, और ये एंगल अल्फा एंगल बीटा। ऑप्शन सामने, ऑप्शन आपके पास सामने है, हमें सही ऑप्शन चूज करना है। मान लीजिए हमने पहला ऑप्शन में देखा, क्या देखा, क्या ए और बी आपस में सेम है, ए और बी आपस में सेम है, तो अल्फ़ा इज़ मोर देन बीटा, ओके, ऐसा बोला गया है। और ये गलत है, क्यों, जब ए इक्वल टू बी होगा तो अल्फ़ा मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, बीटा होना चाहिए 100%, ओके, ऐसा गलत हो गया ये। अच्छा, ए मोर देन बी मतलब ए ज़्यादा है और बी छोटा है, तो आर कहाँ होना चाहिए रिजल्टेंट, आर इसको इधर होना चाहिए, है ना। मतलब अगर ए बड़ा हो बी से तो आर वेक्टर टुवर्ड्स कहाँ जाएगा, बी के साइड। तो ऐसा अगर होगा तो बीटा बड़ा होगा 100% अल्फ़ा से, है कि नहीं। अगर आप देखिए ना, आप आर को, अगर हमारा ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, तो आर किधर होना चाहिए, आर होना चाहिए टुवर्ड्स ए, मतलब ए की तरफ होना चाहिए, झुकना चाहिए उसको ना। तो एक तरफ झुकेगा ये, तो बीटा बड़ा हो जाएगा ना, तो बीटा मोर देन अल्फा होना चाहिए। क्या बोल रखा है, अल्फा मोर देन बीटा, भी गलत हो गया, देखिए दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। सी पे आते हैं, सी क्या बोल रहा है, ए लेस देन बीटा, मतलब बी बड़ा है इस बार, जब बी बड़ा है तो ये जो रिजल्टेंट है हमारा कहाँ शिफ्ट होगा, टुवर्ड्स बी। तो इसमें इस केस में अल्फ़ा बड़ा हो जाएगा, बीटा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सॉरी, अल्फ़ा बड़ा हो जाएगा, बीटा छोटा हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला गया देखिए कि ए छोटा और बी बड़ा है, तो ये ऊपर जाएगा तो बीटा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, यहाँ भी देख गलत हो गया, ये भी गलत हो गया ना, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये है आपका नन ऑफ दिस सही ऑप्शन, ठीक है। एक्चुअली अंडरस्टैंड ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर आना चाहिए, अगर ऐसा बोला जाता कि ए इज़ लेस देन बी, बी बोला जाता, तो क्या आंसर आता, अल्फ़ा मोर देन बीटा, ऐसा आंसर होता, ठीक है। आई होप अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, इस पे और सारे क्वेश्चंस लेंगे भी, है ना, एडिशन पे, लेक्चर नंबर 4 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।